तो भाइयों फिर हेरा फेरी के एंड में राजू बंदूक को फेंक देता है और वो पानी में गिरने की जगह बीच में अटक जाती है। दूसरी तरफ श्याम और बाबूराव को पता चलता है कि वो गन्स करोड़ों की है, इसलिए वो राजू को कॉल करते हैं। बट राजू उस वक्त गन्स को पकड़ के वापस फेंकने वाला होता है और उनका कॉल उठाने की जगह वो गन्स पकड़ने में लगा होता है और वहीं पे मूवी की एंड हो जाती है। अब क्योंकि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हम काफी सालों से वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं इस मूवी का सीक्वल आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जो कि मैंने खुद बनाया है। तो जब राजू उस बंदूक की पोटली को पकड़ रहा था तब उसे श्याम और बाबूराव कॉल करते हैं, बट वो कॉल को इग्नोर करके पहले पोटली पकड़ लेता है और फिर वो पोटली को पकड़ के उनका कॉल उठा लेता है। फिर कॉल पे वो दोनों राजू को कहते हैं कि ये गन्स को मत फेंकना, ये गन्स करोड़ों रुपए के हैं जिसे बेचकर हम वापस अमीर बन सकते हैं। राजू ये बात सुनकर तो खुशी से पागल हो जाता है, बट वो पहले श्याम और बाबूराव से पूछता है कि कहीं ये बंदूक हमारे पास है, इसकी खबर पुलिस को तो नहीं। बट बाबूराव और श्याम बोलते हैं कि नहीं, ये बंदूक को लेके अब कोई रिस्क नहीं है। राजू फटाफट से वो गन्स लेके घर वापस आ जाता है और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ये गन्स को बेच देंगे और फिर उससे जो पैसा आएगा उससे पूरी जिंदगी ऐश करेंगे, अच्छा बंगला और गाड़ी खरीद लेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। श्याम और राजू ये बातें अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी बताते हैं, जिससे वो दोनों भी बहुत खुश होती है। राजू वो गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचने जाता है, बट लोकल मार्केट में इस गन को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि इंडिया में किसी को इन गन्स में इंटरेस्ट नहीं होता। बट राजू जब मार्केट में इन बंदूकों की डील कर रहा था तब उसे एक आदमी देख लेता है। वो राजू को आके बोलता है कि ये गन्स को मार्केट में कोई नहीं लेगा, इधर किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि किसी को इसकी वैल्यू ही नहीं पता। राजू उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तब वो अपना नाम डी मेलो बताता है। वो बोलता है कि इस गन की कीमत और वैल्यू उसे पता है। फिर राजू उसे ये गन खरीदने को कहता है, बट वो बोलता है कि अगर तुम मुझे ये गन्स दे दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें 20 करोड़ का फायदा करवा सकता हूँ। फिर डी मेलो बताता है कि इस गन्स के तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ मिलेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, बट ये गन्स के बदले मैं तुम्हें 20 करोड़ दिलवा सकता हूँ। राजू ये चीज सुन के पूछता है कि यह कैसे पॉसिबल है। फिर डी मेलो कहता है कि उसके लिए तुम्हें गोवा जाना पड़ेगा। गोवा में एक पुराना पैलेस है जो एक अंग्रेज का था जब वो लोग इंडिया पे रूल करते थे। वो अंग्रेज बहुत ही रईस था और उसे हीरे मोतियों का बहुत शौक था। उसने उस टाइम पे डायमंड की एक मूर्ति बनवाई थी जिसकी कीमत अभी के टाइम पे 20 करोड़ है। बट एक दिन उस अंग्रेज ने इंडिया के लोगों को चैलेंज किया कि अगर किसी में दम है तो ये मूर्ति चुरा के दिखाओ, और उस चैलेंज को एक चोरों के गैंग ने जो कि इंडियन थे उन लोगों ने सीरियसली ले लिया। उन लोगों ने फुल प्रूफ प्लान बनाई और उस मूर्ति को चुरा के उस पैलेस में ही छुपा दिया। और फिर उन्होंने उस अंग्रेज को चिट्ठी में लिख के चैलेंज दिया कि हमने ये मूर्ति चुरा के तेरे ही पैलेस में छुपा दिया है, अगर तेरे में हिम्मत है तो ये डायमंड की मूर्ति ढूंढ के दिखा, वरना अपनी हार मान के वापस चला जा। अब वो अंग्रेज ने अपनी पूरी ताकत और पूरी समझदारी लगाकर उस मूर्ति को ढूंढा, बट उसे वो मूर्ति नहीं मिली और वो शर्म से वो पैलेस छोड़ के चला गया और वहाँ अनाउंस कर दिया कि जब तक कोई इस हीरे को ढूंढ नहीं लेता तब तक ये पैलेस में कोई नहीं आएगा और ना ही ये पैलेस वो किसी को बेचेगा। और तब से लेकर अब तक कोई भी उस मूर्ति को ढूंढ नहीं पाया है। बट डी मेलो बोलता है कि मुझे पता है उन लोगों ने उस मूर्ति को कहाँ छुपाई है। तब राजू पूछता है कि कहाँ। फिर वो बोलता है कि वो मूर्ति उन लोगों ने एक मूर्ति के अंदर होल करके छुपाई थी और उस मूर्ति को वापस उन्होंने पहले जैसा पैक कर दिया था। और फिर डी मेलो राजू को बोलता है कि तुम मुझे ये गन्स दे दो और मैं तुम्हें उस मूर्ति तक पहुंचा दूंगा, जिससे मुझे गन्स बेच के कम से कम 4 करोड़ का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। और जब मूर्ति तुम्हारे हाथ लगे और तुम्हें जब पैसे मिल जाए मूर्ति के, तब मैं गन लेके चला जाऊंगा। अब राजू को ये ऑफर अच्छा लगता है, बट राजू उससे पूछता है कि तुम्हें जब उस मूर्ति के बारे में पहले से ही पता है तब तुम खुद क्यों नहीं ले लेते उसे। फिर डी मेलो जवाब देता है कि यही तो प्रॉब्लम है। वो बोलता है कि मैं एक बार वो मूर्ति लेने अपनी टीम के साथ गया था और हमारे साथ कुछ दूसरे लोग भी थे, और जैसे ही हमें मूर्ति का पता चला उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म करके हमें फंसा दिया और चोरी के इल्जाम में पकड़वा दिया। और जैसे तैसे जेल की सजा काट के मैं बाहर निकला हूँ, और अगर फिर से मैं गोवा गया तो पुलिस लोग मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। अब इसमें राजू जवाब देता है कि ये बहुत रिस्की काम है और इसमें वो फंस सकता है। बट डी मेलो जवाब देता है कि मुझे तो मेरी टीम वालों ने फंसाया था ना, बट अब तुम्हें कौन फंसाएगा। फिर डी मेलो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ भेस बदल के जाऊंगा। और ये सुन के राजू सोच में पड़ जाता है और डी मेलो से उसका नंबर मांग लेता है। वो बोलता है कि वो कुछ दिनों में सोच कर बताएगा।
घर जाके वो श्याम और बाबूराव को ये बातें बताता है और वो दोनों इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं। अब राजू उनकी ना सुन के बोलता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि वो गन्स कोई भी खरीद नहीं रहा और सिर्फ वही वो गन्स को लेने के लिए तैयार है और बदले में हमें 20 करोड़ भी मिल जाएंगे। अब श्याम और बाबूराव ये काम करना तो नहीं चाहते थे, बट 20 करोड़ की लालच में वो लोग इस काम के लिए हाँ कर देते हैं। उनकी हाँ सुन के राजू कुछ टाइम के लिए छत पे जाता है और अकेले में कुछ सोचता है। फिर वो छुपके से कहीं बाहर जाता है और अंजलि से कुछ पैसे लेकर वो कुछ काम के लिए निकल जाता है। और इस चीज के एक वीक बाद वो डी मेलो को कॉल करके इस काम के लिए हाँ बोल देता है। डी मेलो राजू की हाँ सुन के स्माइल करता है और फिर उन्हें अगले दिन पूरी टीम के साथ गोवा के लिए बुला लेता है। अब राजू के साथ श्याम और बाबूराव होते हैं और अनुराधा और अंजलि भी उनके साथ ही आती है और सारे लोग एक कार में बैठ के गोवा के लिए निकल जाते हैं और गन्स को भी वो लोग साथ में ही ले जाते हैं। रास्ते में पुलिस की चेकिंग भी आती है, बट उन्होंने गन्स को बहुत ही प्लानिंग करके छुपाया था, इसलिए गन्स नहीं पकड़े जाते। अब फाइनली इतना सफर करके वो लोग गोवा पहुंच जाते हैं और गोवा पहुंच के वो लोग पहले तो होटल में रेस्ट करते हैं और फिर अगले ही दिन उस पैलेस के लिए निकल जाते हैं। पैलेस में घुसते ही श्याम को उसी आइकॉनिक स्टाइल में कुछ आवाज सुनाई देता है, बट वो चीजें इग्नोर करके वो लोग पैलेस में चले जाते हैं। पैलेस में जाके वो लोग फटाफट उस मूर्ति को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी बाबूराव को उस पैलेस में से कुछ वियर्ड डरावनी आवाजें सुनाई देती है। बाबूराव उस आवाज से डर के चिल्लाने लगता है और राजू और श्याम को बुलाता है, बट उन दोनों को ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए वो लोग बाबूराव को चुप रहने को कहते हैं। कुछ टाइम बाद राजू को उस पैलेस के ऊपर एक परछाई दिखती है, एक लड़की की परछाई। राजू उस परछाई के पीछे जाता है और एक रूम में पहुंचता है, बट वहां कोई नहीं होता। दूसरी साइड श्याम को भी एक परछाई दिखती है और एक और जगह बाबूराव को भी परछाई दिख जाती है। तीनों अलग अलग जगह पे गए होते हैं। तभी उस टाइम पे अंजलि और अनुराधा को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें एक रूम में ले जाते हैं। इधर बाबूराव, श्याम और राजू तीनों अलग अलग रूम्स में होते हैं और अचानक से उन तीनों को तीनों रूम्स में भूत दिख जाते हैं जो कि नकली होते हैं। बट उस नकली भूत को देख के वो तीनों भाग जाते हैं और पैलेस के बाहर निकल जाते हैं। पैलेस से बाहर निकलते ही राजू और श्याम को उनकी गर्लफ्रेंड्स की आवाज सुनाई देती है जो कि उनको बुला रही होती है। श्याम को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। इस बीच डी मेलो भी उनके साथ ही होता है। डी मेलो पुलिस का कॉल देख के थोड़ा घबरा जाता है और फटाफट पैलेस में चला जाता है। पैलेस में वो लोग देखते हैं कि जो भूत उन तीनों को दिखे थे वो लोगों ने ही उन दोनों लड़कियों को पकड़ा होता है और अब राजू और श्याम उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। तभी पीछे से डी मेलो उन्हें रुको बोलता है और वो लोग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तब वो देखते हैं कि डी मेलो ने उनके ऊपर बंदूक तानी होती है। अब राजू ये देख के बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी डी मेलो बोलता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मैं यहाँ करने आया था। और ये बोलते ही पीछे से 10 गुंडे और आ जाते हैं। तब डी मेलो बोलता है कि मैं तिवारी सेठ का आदमी हूँ। कुछ टाइम पहले तुमने उन्हें जेल करवाया था और जेल जाने से पहले तिवारी सेठ ने मुझे एक काम सौंपा था कि मैं तुम लोगों को फंसा के ये गन्स वापस ले सकूं और फिर ये गन्स को जाके मैं सऊदी अरेबिया में बेच दूं, क्योंकि ये गन सिर्फ उधर ही बिक सकती है। फिर डी मेलो उन्हें अलविदा बोलता है और फिर वहां से अपनी कार लेके निकल जाता है। और अब राजू, श्याम और बाबूराव उन लड़कियों के साथ अकेले होते हैं और उन गुंडों ने उनके ऊपर बंदूक तान दी होती है। कुछ गुंडे राजू और श्याम को मारने भी लगते हैं और उन दोनों लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करते हैं, जिसे देख के भी श्याम और राजू कुछ नहीं कर पाते। अब वो लोग होपलेस हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि ये हम कहाँ आके फंस गए। वो लोग सोचते हैं कि काश हमने लालच ना किया होता। बट तभी वहाँ पे एंट्री होती है पुलिस की। पुलिस वाले बिना सायरन बजाए ही आते हैं और गुंडों की टीम उनको देख के फायरिंग करने लगती है। बट पुलिस उस फायरिंग से बच जाती है और पीछे और भी पुलिस की गाड़ियां आती है जो कि उन गुंडों को पकड़ लेती है। उनमें से 3 गुंडे फायरिंग में मारे जाते हैं और बाकी के गुंडों को पुलिस पकड़ लेती है। अब जब सारे गुंडे पकड़े जाते हैं तब राजू और श्याम पुलिस को बोलते हैं कि सर, हमने ही आपको फोन किया था। तब पुलिस राजू और श्याम और बाकी सबको थैंक यू बोलती है, क्योंकि ये सारे गुंडे गोवा के बहुत बड़े स्मगलर्स थे और उन्होंने मर्डर्स भी किया हुआ होता है। वो सारे गुंडों को पुलिस पकड़ के कोर्ट में ले जाती है और राजू, श्याम और बाबूराव उनके खिलाफ गवाही देते हैं कि उन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें पकड़वाया। और कोर्ट ये बात अप्रूव करके उन गुंडों को सजा देती है और श्याम, बाबूराव और राजू को 10-10 लाख रुपए उनकी बहादुरी के लिए अवार्ड भी करती है। टोटल 30 लाख मिलने के बाद वो लोग मुंबई वापस आ जाते हैं। बट श्याम, बाबूराव और दोनों लड़कियां बिल्कुल खुश नहीं होती पैसे देखकर,
क्योंकि उन लोगों ने 4 करोड़ के गन्स खो दिए थे और अब उनके पास सिर्फ 30 लाख ही थे, जिसमें उनका कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। तब बाबूराव राजू से बोलता है कि हम लोग घूम फिर के 30 लाख पे ही क्यों आ जाते हैं, अब तो हमारा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। बट तभी राजू हंसता है और घर में रखे सूटकेस खोल के उसमें से एक बैग निकालता है। फिर राजू बोलता है कि हम लोग अमीर जरूर होंगे क्योंकि वो बंदूकें अभी भी हमारे पास ही है। और बाद में ये कह के वो बैग में से तीनों गन्स निकालता है। अब ये देख के तो सब लोग शौक और खुश होते हैं। श्याम पूछता है कि ये गन्स तेरे पास कैसे आई, ये तो वो डी मेलो ले गया था ना। तब राजू बोलता है कि वो गन्स जो डी मेलो ले गया था वो नकली थी और असली मैंने घर में छुपा दिया था। जब उस डी मेलो ने मुझसे 20 करोड़ की बात की तब मुझे कुछ गड़बड़ लगा। फिर मैं अंजलि से कुछ पैसे लेकर ये गन्स का डुप्लीकेट बनवाने गया और जब 1 हफ्ते में नकली गन्स रेडी हो गए तब मैंने असली गन्स छुपा दिए और डी मेलो को नकली गन्स पकड़ा दिया। और फिर राजू बोलता है कि वो गन्स एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, कोई भी देख के ये आइडिया नहीं लगा सकता कि वो गन्स नकली है और इसलिए डी मेलो भी धोखा खा गया। और फिर वो लोग प्लानिंग करते हैं कि वो इन गन्स को सऊदी अरेबिया बेचने जाएंगे। अब इधर दूसरे सीन में डी मेलो सऊदी अरेबिया के सारे माफियाज को बुला के उन गन्स का ऑक्शन करवाता है, क्योंकि वो गन्स और उसकी डिजाइन सऊदी अरेबिया के गैंगस्टर्स को बहुत पसंद थी और उन गन्स में काफी प्रीशियस मेटल्स यूज हुए थे जिसके बारे में सिर्फ बड़े बड़े माफिया और क्रिमिनल्स को ही पता था। अब इधर ऑक्शन चालू हो जाता है और गन की बेस प्राइस ही 50 करोड़ होती है। बट इंडिया में वो गन्स 4 करोड़ का बताया जा रहा था और सिर्फ डी मेलो ही था जिसको इस गन्स के ओरिजिनल प्राइस के बारे में पता था। डी मेलो ने मन में ही प्लान बना लिया था कि इस गन में से जो भी पैसे आएंगे उसमें से 4 करोड़ वो तिवारी को दे देगा और बाकी के खुद रख लेगा और मुंबई में तिवारी से भी बड़ा डॉन बन जाएगा। अब इधर ऑक्शन कंटिन्यू चलता है और गन्स की प्राइस 200 करोड़ तक पहुंच जाती है। डी मेलो खुशी से पागल हो जाता है ये प्राइस सुन के। और अब जिस माफिया ने 200 करोड़ दाम बोला था वो सऊदी अरेबिया का सबसे खतरनाक और सबसे फेमस माफिया हामिद शेख था। उसके 200 करोड़ बोलने के बाद उसके आगे कोई भी दाम नहीं लगाता और ये डील 200 करोड़ में फाइनल हो जाती है। अब डील फाइनल होने के बाद वो माफिया उन गन्स को अपने हाथ में लेता है और चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि वो गन्स नकली है। और ये देख के हामिद शेख गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि उसे चीट करने और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब वो माफिया डी मेलो को पकड़ लेता है और उससे असली गन्स मांगता है, पर डी मेलो बोलता है कि ये असली ही है। तभी वो माफिया उसके ऊपर गन तान देता है। तब डी मेलो बोलता है कि आप अपने पैसे वापस ले लो और मुझे माफ कर दो। बट हामिद शेख उसे बोलता है कि अब उसे असली गन्स ही चाहिए क्योंकि वो ये डील कर चुका है और वो कोई भी डील कैंसिल नहीं करता कभी। अब ये सुन के डी मेलो और भी घबरा जाता है और फिर वो राजू को कॉल करता है कि ये गन्स जो तुमने मुझे दिए हैं वो नकली है और इधर मैं सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े डॉन हामिद शेख के हाथों पकड़ा गया हूँ और अगर असली गन्स नहीं मिले तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। तब राजू बोलता है कि मेरे पास जो गन्स थे मैंने वही दिए हैं और कोई भी नकली गन्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और ये बोल के वो फोन काट देता है। राजू, श्याम और बाबूराव के लिए अब काम और भी आसान हो जाता है क्योंकि उन्हें यह पता चल गया था कि ये गन्स उन्हें हामिद शेख को बेचने हैं और कोर्ट के मिले 30 लाख से वो लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं और वहाँ पे वो लोग हामिद शेख को ढूंढ लेते हैं। कुछ ही दिनों में जब हामिद शेख मिल जाता है तब वो लोग उसे ये गन्स दिखाते हैं। हामिद उन गन्स को चेक करता है और फिर सारी वेरिफिकेशन करने के बाद वो गन्स ओरिजिनल निकलते हैं। हामिद उन तीनों से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो उन्हें गन्स का 200 करोड़ देता है, जिसे देख के वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। बट फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलते। फिर हामिद शेख बोलता है कि वैसे तो इस गन की बेस प्राइस 50 करोड़ थी, बट क्योंकि मैंने इसके ऑक्शन में 200 बोला था इसलिए मैं 200 करोड़ ही दूंगा, वरना मार्केट में मेरी बदनामी होगी। अब ऑक्शन की बात सुन के श्याम हामिद से ऑक्शन वाली बात पूछता है। तब हामिद उसे सब बताता है कि डी मेलो ने फ्रॉड करने का ट्राई किया था, बट मैंने उसे पकड़ लिया और अब वो जिंदगी भर यहाँ पे मेरी गुलामी करेगा। अब इतने पे ही उनकी बात खत्म होती है। राजू, श्याम और बाबूराव वो दोनों लड़कियों के साथ 200 करोड़ रुपए लेकर इंडिया बाई सी आते हैं और अब वो लोग बन जाते हैं मिलियनेयर्स। उन लोगों के पास अब तिवारी और देवी प्रसाद से भी ज्यादा पैसा होता है और मुंबई के बड़े रईस लोगों में उनका नाम भी शामिल हो जाता है। बट क्लाइमेक्स में हमें देखने को मिलता है कि डी मेलो हामिद शेख के पैर पकड़े हुए खड़ा होता है और हामिद शेख उस पर दया करके उसे छोड़ देता है। फिर डी मेलो इंडिया आता है और मुंबई की पुलिस को राजू, श्याम और बाबूराव के बारे में बताता है कि उनके पास इलीगल पैसा है और वो लोगों ने गन्स की स्मगलिंग करके पैसा जमा किया है।
डी मेलो अपना नाम भी दे देता है कि वो भी स्मगलिंग में शामिल था और प्रूफ के लिए वो अपने कार में लगे कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता है। और वो रिकॉर्डिंग तब की होती है जब वो गोवा जा रहे थे और गन्स की स्मगलिंग और पैसों की बात कर रहे थे। डी मेलो भले ही धोखा खा गया बट वो हमेशा एक स्टेप आगे का सोचता था और इसलिए उसने कार में कैमरा लगाया था। और पुलिस वो वीडियो सुन के राजू, श्याम और बाबूराव के घर पे जाती है। उन लोगों ने एक बड़ा बंगला ले लिया था और पुलिस जाके उनके घर में रेड करती है और रेड में पूरे 190 करोड़ पकड़े जाते हैं क्योंकि 200 में से 10 करोड़ उन लोगों ने यूज कर लिए थे। अब जैसे ही पैसे मिल जाते हैं तब पुलिस उन्हें अरेस्ट करके सारा ब्लैक मनी सीज कर लेती है और अब बाबूराव, श्याम और राजू जेल में होते हैं। एंड यस, ये मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। अब आपको मेरी बनाई स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करना एंड नेक्स्ट कौन सी मूवी की अल्टरनेट स्टोरी चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।